Hello students, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichaya. Today we are going to start with our next lecture with respect to the chapter called as a photosynthesis in higher plants class 11th. ठीक है. So last lecture में हम लोगों ने बात किया था with respect to the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. ठीक है. अभी ठीक इसके बाद जो हमको समझना है वो है हमारा chemiosmotic hypothesis of ATP formation. This is our new topic. Okay, very interesting topic. You should understand this. ये बोल सकते हो आप लोग एनसीईआरटी का ही टॉपिक है. ओके okay? और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. ओके okay? और इसको समझना भी बहुत आसान है. सो लेट्स सी. सबसे पहले इसके थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं, फिर मैं आपको एक बेसिक सा डायग्राम बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो डील हो जाएगा, और इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको डायग्राम के थ्रू ही सारे समझ में आ जाएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. तो पहले देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंट्रोडक्शन आता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस एवरीथिंग. It was proposed by the Mitchell in the year of 1961. Okay, it was proposed by the Mitchell, name of the scientist over here. Electron transport both in respiration and photosynthesis produces a proton gradient. तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिकली बता देता हूँ. समथिंग हैज टू बी मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट समथिंग इज नथिंग बट द प्रोटॉन्स ओवर हियर. ओके, तो एक जगह पे प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा, दैट विल बी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इस तरीके से यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा जिसके कारण इन शॉर्ट लास्ट में है ना अपने को बहुत ज्यादा एटीपी बनाने के लिए चांस मिलेगा. ठीक है. तो लेट्स सी दिस. द ग्रेडियंट डेवलप्ड इन द आउटर मेम्ब्रेन और यू कैन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू द माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आगे जाके आप लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे इन द रेस्पिरेशन चैप्टर. लेकिन सिंस वी आर इन द फोटोसिंथेसिस चैप्टर तो यहाँ पे हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों को थाइलाकॉइड पढ़ना है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ सिनारियो यू आर गोइंग टू स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन. ओके, तो यहाँ पे थाइलाकॉइड पढ़ना है, लेकिन थाइलाकॉइड भी क्या इन द लूमेन. ओके, इन द लूमेन इन द क्लोरोप्लास्ट. तो थाइलाकॉइड सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंड इवन द थाइलाकॉइड हैज अ लूमेन प्रेजेंट इन दैट, है ना. तो ये सारी बातें हम लोग हमारे डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स व्हिच आर we are going to deal in this, that lumen of the thylakoid become enriched with the protons. मतलब एक तो बात क्लियर है कि जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, और वो प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में एंटर करने वाले हैं. ओके, दैट इज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड. ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई. ओके, ड्यू टू द फोटोलाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर. तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स है वो तो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड में जाएंगे ही, लेकिन आपको एक सिनेरियो पता है जो आप लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन द लूमेन ऑफ द थैलाकॉइड. तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज्ड. समझ में आ रही है बात, है ना. तो वहां पे भी प्रोटॉन्स निकल रहे हैं. दैट मीन्स देर आर टू वेज ऑफ protons. One is coming from the water, that is the splitting of the water. Okay, that is nothing but photolysis of water. And also the protons coming from the outer side matrix to the inner side of the lumen. वो कैसे आएंगे उसके बारे में बात करना बाकी है, लेकिन दो तरीके से अंदर lumen में concentration बढ़ रहा है protons का. ठीक है. Now the primary electron acceptor is located on the outer side of the thylakoid membrane. It transfers its electron to an hydrogen carrier. This carrier removes a proton from the matrix while transporting electron to the inner side of the membrane. The proton is released into the lumen while the electron passes to the next carrier. तो जैसे कि हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, जैसे कि आप लोग पीक्यूपी ये जो पढ़ रहे थे, पी क्यू सी वाई पी सी, है ना, ये सारे कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स थे. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, इनके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा था. तो उनमें से एक बंदा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन जब उसके पास होगा तभी वहां से प्रोटॉन्स को अंदर भेजा जाएगा. ओके,
वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू। आपको ऑलरेडी आधे से ज्यादा चीजें पता है क्योंकि आप लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काफी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर वीडियो नहीं सुना है उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग सबसे पहले नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का लेक्चर वीडियो देखें, सो दैट यू विल मेक अ कनेक्ट विद दिस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, द NADP reductase is situated on the outer side of the thylakoid membrane। ये तो सबको पता है कि NADP reductase जो एंजाइम है वो हम लोगों ने देखा था, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द thylakoid। Okay, it obtains electron from the PS1 and the protons from the matrix to reduce the NADP to NADPH2। okay, finally assimilatory power जो हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनाया था वो था ATP एंड NADPH2, राइट। तो यही बात हो रही है, जो प्रोटॉन्स हमारे लूमेन के अंदर आते हैं वो फिर से लूमेन से होते हुए मैट्रिक्स में आते हैं, लेकिन एक तरीके से आते हैं, वो डायरेक्टली बाहर नहीं आएंगे। मतलब जिस तरीके से वो लूमेन के अंदर गए थे उस तरीके से वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो बाहर आएंगे फिर से मैट्रिक्स में, और फिर मैट्रिक्स से होते हुए दे विल गो टू द NADP प्लस, वेयर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NADPH2। ओके, दैट इज नथिंग बट आवर रिड्यूसिंग पावर। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो आगे का एक्सप्लेनेशन में नहीं रीड करने वाला हूँ, आई विल बी टेकिंग यू टू दिस काइंड ऑफ डायग्राम। तो आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। ये है डायग्राम, आपको मैं व्हाइट स्क्रीन पे लेके जाके बना के दिखा रहा हूँ अभी। सो लेट्स मूव अहेड विद द व्हाइट स्क्रीन और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा एक्सप्लेन करने का। सो आई विल बी मेकिंग यू अ वेरी गुड डायग्राम फॉर यू। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मुझे थैलाकॉइड बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक अपना फिगर चूज कर लेता हूँ। सो ठीक है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये थाइलाकॉइड है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? थाइलाकॉइड का आउटर मेम्ब्रेन। अभी बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन। इससे ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और बनाते हैं। ओके, सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द थाइलाकॉइड लुक लाइक। तो इतना आई थिंक ये स्ट्रक्चर काफी है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा सा और एक सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैं और दो फिगर्स ऐड करने वाला हूँ, उसको भी देखो। ओके, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल मैं ऐड करूंगा और एक सिमिलर साइज का, मतलब सिमिलर जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल एक बाहर के साइड से भी बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, फाइन। अभी इसके अलावा यहाँ पे भी मैं कुछ बनाऊंगा, तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रख लेते हैं और एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, फाइन। और एक यहाँ पे डॉट बना लेता हूँ मैं, और दूसरा डॉट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इन शॉर्ट अंदर, ठीक है। सो नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस मच, तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिनारियो बदलने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको कलरिंग करेंगे अपन लोग। तो ये रहा PS1, ठीक है, और ये रहा PS2। ये दो फोटो सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सो लेट्स राइट ओवर हियर। ये क्या है? PS2। सबसे पहले तो यही आता है PS2, ठीक है। और इसको भी लेबल करते हैं, इसको बोलेंगे PS1, दैट इज 700 नैनोमीटर, फाइन। अभी यहाँ पे ये क्या है? तो ये एंजाइम है, NADP रिडक्टेस। ये एंजाइम है अपना, ठीक है। NADP रिडक्टेस एंजाइम हुआ। और ये क्या होगा? तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये जो अंदर का जो बंदा है, इसका लेबलिंग होगा, इसको बोलेंगे हम लोग F0 पार्टिकल। इसको क्या बोलेंगे? F0। और ये जो बंदा है इसको मैं बोलूंगा F1 पार्टिकल, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा देखो, एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि एम्बेडेड करके, एम्बेडेड प्रोटीन, और दूसरा है एक्सपोज्ड, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या होता है वो भी लेबल कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो आप लोग देखो, ये जो अंदर है इसको बोलेंगे एम्बेडेड प्रोटीन, और ये जो F1 है उसको बोलेंगे एक्सपोज्ड प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, वो है मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो बाहर की साइड है इसको मैं ऐसे ब्लू कलर में इंडिकेट करता हूँ। ओके, दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो लेट्स लेबल दिस ऑल्सो। तो इससे भी आप लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज अ मैट्रिक्स। सो लेट्स लेबल दिस एरिया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया, मतलब मेरे लिए जितना रिक्वायर्ड था वो सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, अब आपको समझने की बात है डिफरेंट तरीका जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डील किया था, डेट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आपको पता है कि यहाँ से जब सन आता है, ठीक है, सन की रेडिएशंस आती है, वो यहाँ पे गिरती है, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उड़ते हैं। दोस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रेवल इन पर्टिकुलर वे, है ना, एक वे में ट्रेवल करते हैं। सही बात है, और फिर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा और वो सीधा इसके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो था एफ डी, क्या था यहाँ पे? एफ डी था। ठीक है, याद करने की कोशिश करो, दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये एफ डी है, और यहाँ पे बीच में तुम्हारे लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बना के रख रहा हूँ। याद करने की कोशिश करना, ये साइटोक्रोम है। ओके, क्या है ये? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जो हम लोगों ने सीखा था। फाइन, ओके, मैं इसको फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी इसको देखो फिर से, सो दैट यू विल रिमेम्बर वेरी क्लियरली। ये फेराडॉक्सिन है। ओके, एफ डी, तो किधर है वो? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे। ओके, और ये एफ डी से होते हुए एनएडीपी रिडक्टेस के पास जाएगा। फाइन, और ये एनएडीपी रिडक्टेस के साथ में यहाँ पे क्या होता है? एन ए डी एंड पी, ये जो बंदा है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ओके, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सी वाई, दैट इज अ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तुमको पता है व्हेन इलेक्ट्रॉन यूज टू ट्रेवल थ्रू दिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तभी यहाँ पे हमारा एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो रहा था, और ये क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। तो फिर से याद करने की कोशिश करो, PS2 पहला था, PS1 बाद में था। दिस इज अ PS2 680 नैनोमीटर। ओके, और ये PS1 जो है ये 700 नैनोमीटर है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया है? एक्चुअली लोकेशन बताया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, नाउ व्हाई दिस प्रोसेस आई एम इंक्लूडिंग ओवर हियर, क्योंकि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आपको समझना इसी के थ्रू है। ठीक है, जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रीचेस टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देयर इज अ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये तो एक बात आपको पता है। अभी दूसरी बात मैं आपको लिए यहाँ पे एक और बात बताने वाला हूँ कि ये जो मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, दिस विल बी रिच इन द, यू कैन से, प्रोटॉन्स। ओके, तो इसके पास मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, 2H+। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ 2H+, काफी ज्यादा अमाउंट में। ओके, तो डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं पहला आप लोगों के लिए डायग्राम बना के रखता हूँ। यू हैव टू कॉपी दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके, तो मेरे साथ भी आप लोग बनाओ, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या सिनारियो चला है। तो ये 2H+ मैंने यहाँ पे लिख दिया है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, सो मैट्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट जो है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है उसमें 2H का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ओके, ये आपको ध्यान में रखनी बात है। अभी तो ये जो 2H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ ढकेला जाएगा। कैसे? सी, व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2 रीचेस टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ में आई बात? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस एटीपी विल बी यूज्ड टू पंप दिस प्रोटॉन्स, समझ में आ रहा है,
inside the chloroplast. ओके, तो ये जो ATP का यूज किया, so that pair of electron will be pumped into the, you can say, lumen of the thylakoid, not in the chloroplast, sorry, lumen of the thylakoid. I'm repeating again my statement. Okay, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. When cytochrome receives the pair of electron, it produces the ATP. सही बात है, it produces ATP. That ATP will be used to pump a pair of electron inside the lumen of the thylakoid. Okay, inside the lumen of the thylakoid. तो ये बात आपको समझ में आ गई है. ये एक प्रोसीजर हो रही है. कैसे हो रही है? फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन द थिंग्स आर मूविंग टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. तो इनिशियली लेवल लुमेन के अंदर बहुत कम था. ओके, बाद में इंक्रीज होगा. कैसे? क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी तो होगा. तो ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है. तो आपको पता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. ठीक है, इसके साथ में 2 प्रोटॉन्स भी निकलते हैं. तो इनसाइड द लूमेन ऑफ द थैलाकोइड यू कैन से प्रोटॉन्स आर गेटिंग एडेड by the photolysis of water also, plus there is a release of the half molecule of oxygen also. ये बात भी आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था. ठीक है, लेकिन हमारा मेन क्राइटेरिया क्या है आज के लेक्चर का? ये है 2H+. तो समझ में आ रही है? मेरा लूमेन के अंदर थाइलॉइड के लूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. समझ में आ रही है बात? तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट्स के वजह से हो रहा है. ठीक है, बाहर का प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा था, अभी अंदर की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ रहा है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. अब ये जो प्रोटॉन्स है, ये डायरेक्टली तो बाहर जा नहीं सकते. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्या, ये जो प्रोटॉन्स है, दिस प्रोटॉन्स विल नॉट बी गोइंग आउटसाइड डायरेक्टली. तो इनको कैसे जाना पड़ेगा? इनको F0 F1 पार्टिकल से ही होके जाना पड़ेगा. व्हाट आर दिस थिंग? दिस आर चैनल प्रोटीन्स. ओके, व्हाट आर दिस थिंग? दीज आर चैनल प्रोटीन. समझ में आ रही है? तो ये जो 2 प्रोटॉन्स है, ये जो बाहर जाना है, तो ये चैनल प्रोटीन के थ्रू ही जाएगा. चैनल प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग. वन इज कॉल्ड एज अ F0 particle, which is embedded into the, you can say, between the inner membrane and the outer membrane of the thylakoid. This is the inner membrane of the thylakoid and this is the outer membrane of the thylakoid. Okay, तो दोनों के बीच में है. But which one is exposed to the stroma of the thylakoid या फिर matrix of the thylakoid, you can say, sorry, matrix of the chloroplast. समझ में आ रही है बात? ये जो बंदा है F1, जो बंदा है, ये मैट्रिक्स के साथ एक्सपोज्ड है ना, क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स आर नथिंग बट द स्ट्रोमा ऑफ द थाइलाकॉइड. समझ में आ रही है बात? तो F1 पार्टिकल इज एक्सपोज्ड टू द स्ट्रोमा ऑफ द थाइलाकॉइड, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब इसी के थ्रू ये प्रोटॉन्स को बाहर जाना है. तो एक बात ध्यान में रखना है कि जब ये प्रोटॉन्स F0 पार्टिकल से होते हुए F1 पार्टिकल में एंटर करते हैं, तभी F1 पार्टिकल जो होता है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. ओके, क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एटीपेस एंजाइम. क्या नाम है इसका? एंजाइम का नाम है एटीपेस. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर दिस एंजाइम वेरी क्लियरली. सो लेट्स राइट ओवर हियर. इट हैज एटीपेस enzyme. What is the use of this ATPase enzyme? चलो बताओ. Okay, so it's very simple. See, when these protons are entering into the F0 to F1 particle, that time F1 particle get activated, मतलब enzyme get activated. और ये क्या करता है? ATP बना देता है. क्या करता है ये? Simultaneously ATP फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? ATP का फॉर्मेशन हो जाता है. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है, तो ये कैसे हुआ ATP? That is the fusion of ADP, you can say, ADP and then inorganic phosphate. ये दोनों साथ में फ्यूज होंगे और ATP का फॉर्मेशन होगा. मतलब जितनी बार पेयर ऑफ प्रोटॉन्स बाहर जाएगा, उतनी बार ATP बनेगा. ठीक है, अब तुमको समझने की ये बात है कि ये प्रोटॉन जो है, ये फिर से मैट्रिक्स में आ चुके हैं, है ना. अब ये जो प्रोटॉन्स है जो मैट्रिक्स में आ गए हैं, तो ये क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही रुके रहेंगे क्या? नहीं, ये ऐसे ही नहीं रुके रहेंगे. ये जो प्रोटॉन्स है, इट विल गो टू द NADP. NADP के पास जाएगा ये प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे लिख देते 2H+. ओके, सो NADP एंड 2H+, ये जो है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज NADP रिडक्टेस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NADPH2. समझ में आया? What is this? This is a reducing power. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर बना.
ठीक है। अभी आप लोग पूछ रहे रहेंगे सर ये बार बार प्रोटॉन्स को अंदर डालने के लिए ये एटीपी का यूज हुआ, तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन्स को निकालने के लिए एटीपी बना, तो इसमें क्या बेनिफिट है? आप लोग ये भी तो सोचो ना कि बाहर से जो एटीपी आया वो ठीक है, बाहर से जो एटीपी का यूज हुआ प्रोटॉन्स को अंदर ढकेलने के लिए, तो वो प्रोटॉन्स अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, लेकिन वो खाली बाहर का प्रोटॉन्स नहीं है। अब अंदर जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है वो भी तो प्रोटॉन तैयार कर रहा है ना, मतलब अंदर बाहर के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटॉन्स है। और जब वो ज्यादा प्रोटॉन्स ये एटीपी मतलब बनाते हुए निकलेंगे ना बाहर, मतलब जब भी दो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे तो आपके लिए वन एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स मूव्स आउटसाइड द, you can say F1 particle, you are receiving 1 ATP produced over here. Okay, you can see that 1 ATP is produced over here. समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में एटीपी बनता रहेगा, और ये जो साइकिल है ये भी तो कंटिन्यूसली होते रहेगा। कैसे? यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन जो उड़ गया था वो कम है PS2 के पास, तो वो फुलफिल कहाँ से होगा? ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो कि निकला था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, वो पार्टिसिपेट करेगा फिर से PS2 के लिए। बात समझ में आ रही है? तो PS2 के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? PS2 के लिए इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हो रहा है, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होते रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 के पास जाएगा, ठीक है, वो वहां से उड़ेगा, फिर साइटोक्रोम के पास जाएगा, साइटोक्रोम 1 एटीपी बना लेगा, ठीक है। दैट एटीपी विल बी यूज्ड टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स, या फिर यू कैन से स्ट्रोमा से लेके लुमेन ऑफ द थैलाकोइड में डाल देगा, ठीक है। ऐसे करके ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा, और फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय द NADP। ओके, जब ये NADP के पास इलेक्ट्रॉन आता है, बाय दैट टाइम यू कैन सी दैट प्रोटॉन्स आल्सो रीचिंग टुवर्ड्स दिस NADP। तो पेयर ऑफ प्रोटॉन और NADP का जब रिएक्शन होता है, यू विल सी देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। बात समझ में आ रही है? तो रिड्यूसिंग पावर भी बन रहा है और साइमल्टेनियसली एटीपी का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट द एसिमिलेटरी पावर एंड दिस इज व्हाट द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी हैज बीन अंडरस्टूड वेरी क्लियरली ओवर हियर। ओके, तो क्वेश्चंस को ठीक से ध्यान देना, ये जितने भी मैंने सारी बातें बताई है वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द केमियोस्मोटिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली। समझ में आई बात? तो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए ये मैं बंद कर रहा हूँ सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो पीडीएफ पे जाते हैं अभी, ठीक है। तो केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत प्रॉपरली। ओके, बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, साइटोक्रोम इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। क्या है साइटोक्रोम? तो ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है और अंदर की तरफ ढकेलता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को आगे के डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। इनिशियली प्रोटॉन्स कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन द स्ट्रोमा, लेकिन वो बाद में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सारे प्रोटॉन जो है वो अंदर की तरफ ढकेले जा रहे हैं इन द लूमेन ऑफ द थैलाकोइड। ओके, वेयर द प्रोटॉन concentration get increase in the lumen of the thylakoid, ठीक है। So now see the mechanism of the photosynthesis occur in two phases, one is the photochemical phase and other is the biosynthetic phase. So photochemical phase also called as a light or the Hill reaction, okay, after the name of the scientist, involves the following reaction। जैसे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, तो एक्चुअल रिएक्शन ये होता है कि 4 water molecule will get split into the 4 protons and the 4 OH ions will be released। Now these 4 OH ions will undergo a splitting again, मतलब देखो क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है एंड द ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज एंड द साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गोइंग टू बी रिलीज। ओके, सो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल में फिर से एंटर करता है। ओके, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कंटिन्यू होता है। और जो एसिमिलेटरी पावर बनता है यही तो आपको ध्यान में रखना है। देखो NADP और फाइनली जो एक्सेप्टर रहता है ना, NADP तो रहता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, ठीक है। और साथ में जो प्रोटॉन्स बाहर निकले थे थैलाकोइड, मतलब लूमेन ऑफ द थैलाकोइड से जो प्रोटॉन्स बाहर निकले थे स्ट्रोमा के अंदर, वो NADP यूज करेगा, ठीक है। सो NADP जब यूज करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ केमिकल एनर्जी और यू कैन से द रिड्यूसिंग पावर जो हम लोगों ने बना ली है ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैड कंप्लीटेड द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द न्यू टॉपिक बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन, जिसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, सो फोकस ऑन दिस नाउ। It catalyzes the assimilation of the CO2 to the carbohydrate. The reaction are called as a carbon reaction. They occur in the stroma or you can say matrix of the chloroplast. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही डील हो जाता है कि कहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि
स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। The reaction do not require light. It is a independent of the light reaction. Instead, assimilatory power ATP and NADPH2 is going to be used during this reaction. Okay, मतलब डार्क रिएक्शन में NADPH2 एंड ATP जो हम लोगों ने अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बनाया उसका यूज किया जाएगा। फाइन। ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो सारे एंजाइम जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो सारे एंजाइम्स ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो अभी इसके लिए रुकने का नहीं है, हम लोगों को बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पूछे जाएंगे तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक और बात है जो आपको बताना है। देखो, there are two main pathways for the biosynthetic or the dark phase, you can say one is called as the Kelvin cycle and the C4 dicarboxylic acid cycle। तो ये दोनों साइकिल हम लोगों को आगे जाके डिटेल में पढ़नी है, Kelvin cycle and the C4 cycle, okay, that is dicarboxylic acid cycle। the third pathway is also there, that is called as the CAM metabolism which is intermediate between these two, okay। तो जैसे कि देखो यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्सेप्शन पॉइंट्स भी आएंगे। the plant exhibiting the Kelvin cycle and the C4 dicarboxylic acid cycle are respectively called as the C3 and the C4 cycle। C3 इसलिए क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का रहता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसलिए ये वाले प्लांट्स अलग होते हैं, ये वाले प्लांट्स अलग होते हैं, ये वाला साइकिल अलग होगा, ये वाला साइकिल अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि यूफोरबिया कोरोलाटा is called as a C3 plant whereas Euphorbia maculata, देखो यूफोरबिया जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज बदल गए। ओके, मैक्यूलाटा में C4 प्लांट कंसिडर किया गया है क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। बात करेंगे आगे जाके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गेटिंग कनेक्टेड वेरी क्लियरली। नाउ ग्रास एक एग्जांपल है, जैसे कि ओलोटेरोप्सिस सेमी अलाटा जिसका नाम है कंप्लीटली, ओके, बॉटनिकल नेम, उसमें C3 एंड द C4 दोनों सिनेरियो देखने मिलते हैं। ओके, सो वन ऑफ द वेरी एक्सेप्शन केस यू कैन स्टडी ओवर हियर। नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू द फोटोकेमिकल एंड द डार्क रिएक्शन डिफरेंस बिटवीन, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन फर्स्ट, तभी बात करेंगे कि वो सारी बातें होती क्या है। ओके, तो जैसे कि यू कैन सी देयर इज अ डार्क रिएक्शन हैज स्टार्टेड ओवर ऑन द स्क्रीन, सो आल्सो कॉल्ड एज अ मेल्विन केल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने ही इसको डिस्कवर किया था और इसने जो हेवी आइसोटोप कार्बन का यूज किया था ताकि पाथवे को वो इजीली ट्रेस कर सके, तो वो आइसोटोप है 14 कार्बन। ओके, तो 14 CO2 हम लोग ध्यान रखना है। ओके, क्या रखना है, देखो यहाँ पे CO2 साइकिल के अंदर फिक्स होने वाला है। ओके, जब CO2 साइकिल के अंदर फिक्स होता है हम लोग प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। लेकिन अगर मैं नॉर्मल CO2 लेके ट्रेस करता साइकिल को तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, इसलिए क्या किया मेल्विन केल्विन ने, 14 CO2 का यूज किया। ओके, मतलब कार्बन सोर्स क्या पकड़ा, 14 कार्बन सोर्स पकड़ा, दैट इज हेवी आइसोटोप्स। ओके, जिससे ट्रेस करने के लिए इजी हो गया। C3 साइकिल इसको माना गया है क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन का है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA जिसको कहते हैं। ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड याद रखना, या फिर इसको फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं। तो पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द साइकिल यू शुड कीप समथिंग इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड एज अ, पहले ऐसे माना जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला 2 कार्बन का कंपाउंड था, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल रहता है वो 2 कार्बन का माना जाता था, ऐसे करके 3 कार्बन मिलते थे, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का है ना, तो ऐसे माना जाता था कि 3 कार्बन का जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज बिकॉज ऑफ 1 कार्बन कमिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 कार्बन का कोई कंपाउंड रहेगा जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। लेकिन बाद में जब इसकी डिटेल स्टडी की गई तो हम लोगों को पता चला कि वो जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं रहता है, वो कंपाउंड रहता है 5 कार्बन वाला जो कि रहता है RuBP। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम है RuBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ओके, जो कि एक कीटो शुगर है क्योंकि उसके पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है। नाउ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। एंजाइम जो यहाँ पे लगेगा वो है रुबिस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे चाहिए होता है जिसका पूरा नाम होता है राइबोलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं ना हम लोग ये प्रोसेस में, तो ये रुबिस्को कैसे काम करेगा, राइबोलोज कार्बोक्सिलेज जैसे काम करेगा। मान लो अगर मुझे साइकिल में ऑक्सीजन फिक्स करना है तो रुबिस्को कैसे काम करेगा, राइबोलोज ऑक्सीजनेज जैसे काम करेगा, क्योंकि तभी प्रोसेस का नाम रहेगा ऑक्सीजनेशन। लेकिन सिंस वी आर फिक्सिंग हियर कार्बन डाइऑक्साइड इन द C3 साइकिल तो हम लोग इसको बोलेंगे राइबोलोज कार्बोक्सिलेज एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेशन बिकॉज वी आर फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
तो ये रहा साइकिल आपके स्क्रीन पे। बिफोर एक्सप्लेनेशन में इसको थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूँ, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, आप लोग देखो इसको ठीक से। ओके, इतना जूमिंग आई थिंक काफी है आप लोगों के समझने के लिए। तो देखो, ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो साइकिल में एंटर करने वाला है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली 3 कार्बन का पकड़ेंगे। कितने कार्बन का पकड़ेंगे, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द साइकिल। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये जो 3 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको कैच करने के लिए आरयूबीपी आएगा, मतलब 5 कार्बन का कंपाउंड आएगा। देखो, अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहे तो मुझे 3 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी भी लगेगा। एक आरयूबीपी जो है वो 5 कार्बन का है। ओके, सो नाउ, तो 3 5 15 हो गया, मतलब यहाँ पे आरयूबीपी टोटल कितने 3 मॉलिक्यूल में आ रहे हैं, लेकिन 3 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो टोटल 15 कार्बन हो गए। और ऑलरेडी 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रहे हैं, तो 3 और 15 कितने हो गए, टोटल 18 कार्बन हो गए। ठीक है, तो आरयूबीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर दे विल फॉर्म अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, 6 फॉस्फोग्लिसराइड, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हियर द फॉस्फेट ग्रुप इज ऑन द 3rd कार्बन। ओके, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके, 6 फॉस्फोग्लिसराइड यहाँ पे बन रहा है, यानी एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है या फिर फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो 3 कार्बन का है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल में फॉर्म्ड होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया है और 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी आया है। समझ में आ रही है बात, तो प्रोडक्ट भी तो उसके हिसाब से ही बनेगा ना। समझ में आ रही है बात, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ आपको 3 पीजीए का मतलब क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हैज बीन फॉर्म्ड। लेकिन एक जो है, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का है, तो 3 6 18 हो गया, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल हो गए। कैसे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 आरयूबीपी, टोटल हो गए ना 6। तो 6 × 3 करोगे तो तुम्हारे पास 18 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, समझ में आ रही है बात यहाँ पे वेरी क्लियरली। नाउ देखो, दिस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पे, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये किसके वजह से हुआ, एक एंजाइम ने काम किया ना यहाँ पे, राइबोलोस कार्बोक्सिलेज। ओके, एंड द प्रोसेस का नाम है कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि मैं फिक्स कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द आरयूबीपी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डील कर लिया है। अभी क्या करना है, आप लोगों को कार्बन नंबर पे ट्रेसिंग रखना ही है। ये 6 फॉस्फोग्लिसराइड विल सून अंडरगो इन द कन्वर्जन कॉल्ड एज अ 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ओके, मतलब मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज अ 6 मॉलिक्यूल विल ऑलवेज रिमेन एज अ 6 मॉलिक्यूल ओनली। लेकिन फर्क क्या है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 एटीपी का रिक्वायरमेंट आया। ओके, 6 एटीपी गॉट यूज्ड अप ओवर हियर एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज अ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ओके, तो पहले वाले केस में 6 फॉस्फेट थे, अभी वाले केस में और 6 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, क्योंकि यहाँ पे 6 एटीपी का यूज किया गया। ओके, सो कैसे इसको लेबलिंग करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप आ चुके हैं अभी। ओके, तो ऐसे करके 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 बार फॉस्फेट ग्रुप आए। समझ में आ रही है बात। ओके, already having one phosphate and the one phosphate came from the ATP, therefore 6 ATP were required. Okay, now this 6 molecule of 1,3-diphosphoglyceric acid will soon get converted into an 6 molecule of phosphoglyceraldehyde. Okay, so what is the next product found over here is the aldehyde. Okay, so carbon number तो change होने वाला नहीं है, so 6 3 18, 18 carbon ही रहेगा, लेकिन जब वो 1,3-diphosphoglyceric acid getting converted into an aldehyde, there is a 6 NADH2 is getting used up over here. So ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। समझ में आया, इन शॉर्ट एसिड का रिडक्शन हुआ एल्डिहाइड में। समझ में आ रही है बात, phosphoglyceric acid getting reduced into the aldehyde, okay, which is a 6 molecule। 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का है वो सेपरेट हो जाएगा, बचे 5 मॉलिक्यूल, तो वो 5 मॉलिक्यूल आगे चले जाएंगे। 5 मॉलिक्यूल आगे गए मतलब 15 कार्बन आगे गए, 3 कार्बन बाहर निकल चुके हैं। ओके, तो ये एक ही साइकिल चल रहा है, अभी तक 2 साइकिल नहीं हुए, अभी तक एक ही साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 3 कार्बन बाहर आ चुके हैं, अभी 15 कार्बन जो है वो आगे जा रहे हैं। ओके, सो नोट, each PgAl has one phosphate, so there are total 5 molecule of PgAl, therefore 5 phosphates are present, 2 were given out। तो यहाँ पे 2 जो है वो बाहर निकल जाएंगे, बाकी के जो है वो उसी में रहेंगे। सो टोटल
ये देखो 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 3 जा 15, तो 15 कार्बन है, मतलब फिर से रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी हुआ। रीजनरेशन मतलब क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी एंड 5 कार्बन, एक है ना, एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का है, तो टोटल 3 5 जा 15, तो 15 कार्बन फिर से आ गए ना, मतलब ये क्या प्रोसेस हुआ, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी हुआ। ओके, जब ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी इज गेटिंग अंडरगोइंग अ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ओके, मतलब ये फिर से 3 एटीपी का यूज करेगा टू बिकम आरयूबीपी। Okay, to become RUBP, listen very carefully. When aldehyde is undergoing a regeneration activity of RUBP, it uses the 3 ATP molecule again. ओके, तो आपको एक बार साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ये कार्बन डाइऑक्साइड से लेके रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी तक हम लोग आ गए, एक ही बार हमारा साइकिल क्लियर हुआ है। और इस एक साइकिल में हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 6 एटीपी, वहां पे 3 एटीपी, टोटल 9 एटीपी यूज किए, और 6 बार NADPH2 आया। ओके, 6 बार NADPH2 आया, और 3 कार्बन एट ए टाइम बाहर निकले। कितने कार्बन एट ए टाइम बाहर निकले, 3। अभी हमको ये प्रोसेस क्यों करना है, ताकि हम ग्लूकोज बना सकें। तो ग्लूकोज के लिए टोटल चाहिए होते हैं 6 कार्बन। एक साइकिल में 3 कार्बन बाहर आए, मतलब ये वाला जो साइकिल है मुझे एक और बार रिपीट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 3 कार्बन फिर से रिलीज होंगे। और ये 3+3 जो कार्बन है, ये आगे जाके क्या बनाएंगे, सो सी इट हेल्प्स इन द ग्लूकोज सिंथेसिस। बात समझ में आ रही है। तो साइकिल जो है वो 2 बार रिपीट होगा, सो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज विल गोइंग टू प्रोड्यूस। लेकिन लेकिन ध्यान में रखना है, नेचर में एट ए टाइम हम लोग एक ही कार्बन को फिक्स कर सकते हैं। ये मेल्विन केल्विन ने एट ए टाइम 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किए, इसलिए मेल्विन केल्विन के हिसाब से साइकिल 2 बार रिपीट होगा 1 ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है, नेचर में एट ए टाइम खाली एक ही कार्बन को फिक्स किया जाता है। तो टोटल नेचर में केल्विन साइकिल जो है वो 6 बार रिपीट होगा, सो दैट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी गेटिंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। वन इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे CO2 वाज एक्सेप्टेड बाय द आरयूबीपी और कन्वर्ट हो गया PGA में, दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर रिडक्शन प्रोसेस हुआ, जहाँ पे एसिड गेटिंग reduced टू द एल्डिहाइड। ओके, हियर NADH2 एंड द ATP was used, 6 ATP एंड द 6 NADPH2 was used। ओके, फिर रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी हुआ, जहाँ पे एल्डिहाइड का कन्वर्जन हुआ आरयूबीपी में, जहाँ पे फिर से 3 एटीपी का यूज हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 एटीपी गॉट यूज्ड अप ओवर हियर। बात समझ में आई। तो टोटल कितने एटीपी हो गए आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सी, इन द प्लांट 6 केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, ओके, फॉर सिंथेसिस ऑफ द 1 मॉलिक्यूल, ओके, ऑफ द ग्लूकोज। तो देखो एटीपी रिक्वायर्ड 6 + 3, टोटल 9 एटीपी लगे आप लोगों को। ओके, बट द साइकिल रिपीट्स 2 टाइम्स, देयरफॉर 9 2 18 एटीपी you got used of over here। Okay, and 6 NADPH2 in the one cycle, so cycle repeat 2 times, therefore 6 into 2 12 NADH2 was required। okay, so ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। okay, so very easy, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आप चाहिए तो एक और बार इस वीडियो लेक्चर को सुनो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। साइकिल दिमाग में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसको बना लो बहुत अच्छी तरीके से और माइंड में रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So now let's talk about photochemical phase and the biosynthetic phase over here, difference between। तो अभी ये देख लेते हैं एंड देन द लेक्चर विल गेट over here। So it occurs, see, over thylakoid it occurs in the matrix of the chloroplast। dark reaction ना matrix of the chloroplast में ही होता है। The phase is dependent on the light, whereas here it is independent on the light। okay, temperature was very little इफेक्ट्स ओवर हियर, मतलब थोड़ा ही बहुत कंडीशन मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे यस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। इट प्रोड्यूसेस NADPH2 एंड ATP एज एसिमुलेटरी पावर। हम लोगों ने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, लेकिन यहाँ पे उसका यूज होता है, अभी हम लोगों ने देखा। एंड ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एंड प्रोडक्ट है, वहां पे ऑक्सीजन जो था वो एंड प्रोडक्ट था, जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से निकल रहा था। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैड कंप्लीटेड द light reaction as well as the chemiosmotic theory as well as the dark reaction। okay, study your NCERT textbook very thoroughly, make all the diagrams properly and copy down the notes, that is very very important for you people to go through this। okay, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, चलो बाय बाय।